दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और दोस्तों हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की। इससे पूर्व के वीडियो के अंदर हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 की। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार शुरू करें उससे पहले अब तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों जब हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की, तो कुछ मौलिक अधिकारों के अंदर देखिए कुछ प्रतिबंध भी हैं जिनकी बात आर्टिकल 33, 34 में की गई है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 33 की बात करें, आर्टिकल 33 की बात करें, ज़्यादातर जगह आपको ये मिलता होगा दोस्तों कि 14 से लेके और मूल अधिकारों के अंदर आपको 32 तक बता देते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो गौण हो जाती है। लेकिन इनमें से भी कई बार जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आर्टिकल 33 के अंदर कहा क्या गया है। दोस्तों अनुच्छेद जो 33 है वो बेसिकली सैन्य बल, अर्धसैन्य बल और मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो क्या कहा गया इसके अंदर? इसके अंदर संसद को ये अधिकार प्रदान किया गया, यानी आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैन्य बलों और अर्ध सैनिक बलों के सदस्यों के लिए मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। देखिए संसद क्या है, यहाँ पे संसद को ये अधिकार आर्टिकल 33 के तहत दिया हुआ है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। और इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखने की भावना का विकास करना है। तो ये जो अनुच्छेद 33 है, इस अनुच्छेद 33 के अंदर मेन चीज़ क्या है? आर्टिकल 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ किसे दिया गया? संसद को अधिकार दिया। देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है? संसद को ये अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का ये अधिकार या विधि निर्माण की यह जो शक्ति है वो केवल संसद को प्रदान की गई है। विधानसभाओं को यह स्थिति प्रदान नहीं है, विधानसभाओं को नहीं। तो केवल संसद को ये विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। तो इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में यहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है दोस्तों सैन्य बलों एवं अर्ध सैन्य बलों में अनुशासन बनाए रखना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है। अब बात करें इसके अंतर्गत कुछ विधियों का निर्माण किया गया है, जैसे कि विधियों का निर्माण, कौन कौन सी विधियों का निर्माण किया गया है? जैसे कि सेना
सेना एक्ट 1950 ये इसी के अंतर्गत आता है। एयर फोर्स एक्ट 1950 ये इसी के अंतर्गत आता है। नेवी एक्ट 1950 ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पुलिस फोर्स अधिकार परिसीमन एक्ट 1966 ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीमा सुरक्षा बल एक्ट ये इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं ये इसी आधार पर संसद ने प्रभावी किए हैं। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों या फिर राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, या फिर प्रेस से बातचीत होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। यानी जितनी चीज़ें हमने बात की थी हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर, उन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का काम आर्टिकल 33 करता है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सशस्त्र बलों से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस बलों से, खुफिया एजेंसियों से। तो इनके अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का जो काम है वो आर्टिकल 33 करता है। दोस्तों, सैन्य बलों के सदस्यों की हमने बात की, तो सैन्य बलों के सदस्यों में वो कर्मचारी भी शामिल होते हैं जो जैसे सेना में नाई है, कोई बढ़ई है, मैकेनिक है, बावर्ची है, चौकीदार है या फिर दर्जी है, ऐसे जो कार्य करते हैं वो भी सैन्य बलों के सदस्यों के रूप में ही काउंटिंग होती है उनकी, वो भी इन्हीं के अंदर गिनती में आते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने आर्टिकल 33 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 दोस्तों मार्शल लॉ से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 34 के अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो, यानी सैन्य एक्ट लागू हो, सेना का अधिनियम लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या फिर अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखें या फिर उसे दोबारा निर्मित करें। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जो दंड है या अन्य आदेश हैं उसको वैधता प्रदान कर सकता है। यह आर्टिकल 34 के अंतर्गत है। तो क्या इसके आर्टिकल 34 के अंतर्गत लिखा हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य एक्ट लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं तथा संसद विधि के द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा पारित नियमों को वैध ठहरा सकती है। वैध ठहरा सकती है। देखिए, तो यहाँ पे हमने बात की आर्टिकल 34 की। तो क्या कहा कि अगर कोई सैन्य एक्ट लागू है और संसद को ये शक्ति है कि मूल अधिकारों पर अगर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं या फिर संसद विधि के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी हैं
उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके द्वारा जो नियम पारित किए गए हैं, उनको संसद विधि के द्वारा क्या कर सकती है, वैध ठहरा सकती है। ये चीज़ आर्टिकल 34 में कही गई है। दोस्तों, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति जो अधिनियम है उसको किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर ही चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसी कंडीशन में उसे क्या नहीं किया जा सकता, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसके लिए? क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए। दोस्तों, मार्शल लॉ की अगर बात की जाए, आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ के बारे में प्रावधान कर रहा है। ठीक है, ये प्रतिबंध जो है वो लगाते हैं मौलिक अधिकारों पे आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 34 की हम बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मार्शल लॉ शब्द है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया? ये मार्शल लॉ शब्द लिया गया अंग्रेजी कानून से, अंग्रेजी कानून से। तो मार्शल लॉ की अगर हम बात करें व्याख्या की, तो संविधान में कहीं पर भी मार्शल लॉ की व्याख्या नहीं की गई है। लेकिन अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें हम, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन, सैन्य शासन, सेना का शासन। तो यह ऐसी स्थिति का द्योतक है, परिचायक है, जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। यह मार्शल लॉ हुआ, यानी सेना के द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के द्वारा संचालित किया जाए। लिख देता हूं मैं यहां पे, सेना के द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाए, ये मार्शल लॉ है। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 के तहत भारत में कहीं पर भी इसे लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को जैसे असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि युद्ध है, अशांति है, दंगे है, या फिर कानून का उल्लंघन है आदि में लागू किया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज में व्यवस्था बनाई जा सके, यह इसका उद्देश्य है। और लागू कहां किया जाता है? ये असाधारण परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि युद्ध, अशांति, या फिर कानून का उल्लंघन आदि में। ठीक है, तो मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए उसको कुछ ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जिससे कि वे अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके और किसी मामले में नागरिकों को मृत्यु दंड तक वह लागू कर सकते हैं। ऐसे अधिकार उन्हें मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय मिल जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने घोषणा भी की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम है। जैसे कि दोस्तों, मार्शल लॉ की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल अगर इसका दिया जाए कहाँ पे लागू किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर मार्शल लॉ वहाँ पे लागू किया, आपका मणिपुर वहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया गया अस्पा के रूप में। दोस्तों, अस्पा AFSPA, ठीक है, ये फुल नेम क्या है इसका? इसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। और ये एक्ट कब का है?
1958। तो ये मणिपुर, जम्मू कश्मीर ऐसी जगह लागू किया गया कि वहाँ की स्थिति को जो है कंट्रोल में किया जा सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 35 की। तो आर्टिकल 35 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 35 में कुछ विशेष मूल अधिकारों की बात की गई है, यानी विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 35 हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 में कौन सी व्यवस्था है? अनुच्छेद 35 में एक व्यवस्था यह है कि ये संसद के पास कुछ ऐसे मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा जहां पर वो जो है विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, केवल संसद को है, कि किसी राज्य या केंद्र शासित या फिर स्थानीय प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत निम्न व्यवस्था है। पहली तो क्या? संसद के पास निम्न मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। किन मामलों में? इसमें दिया गया है कि पहला तो क्या? पहला है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण में किसी रोजगार हेतु निवास की व्यवस्था। ठीक है, ये संसद के पास कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 35 देता है कि साहब कोई राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है या स्थानीय प्राधिकरण है, वहाँ पर अगर कोई रोजगार है, कोई नियुक्ति है, तो वहाँ पर उस हेतु निवास की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। दूसरा, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना। देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तो पहले ही सशक्त है, तो इनको छोड़कर अन्य जो न्यायालय हैं उनको मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश देना, आदेश देना, रिट जारी करने के लिए कहना, ये सब जो है व्यवस्था है आर्टिकल 35 में। फिर आर्टिकल 35 में और क्या चीज़ है? ये कहता है कि साहब सशस्त्र बलों को या फिर पुलिस बलों को, इनके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, ये इन पर भी जो है नियम बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो कि हमने अभी आर्टिकल 33 के अंदर बात की थी। तो आर्टिकल 35 ये व्यवस्था करता है कि साहब संसद इनके ऊपर कानून बना सकती है। तो उपरोक्त जो हमने बात की दोस्तों यहाँ पर कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये संसद के पास है आर्टिकल 35 के तहत, और आर्टिकल 35 के तहत संसद को ये अधिकार है कि ये इन मामलों में क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। कानून बनाने के अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। तो हमने यहाँ पे बात की आर्टिकल 16 के अंदर वर्णित जैसे रोजगार की बात है, तो उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है कि साहब वहाँ पे निवास की व्यवस्था की बात की जाए। रिट के बारे में बात की तो उच्चतम और उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त करने का जो कानून बनाने का अधिकार है वो भी संसद के पास है। और आर्टिकल 33 के अनुसार जो हमने बात की सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की, तो ऐसे जो नियम हैं उनके लिए कानून बनाने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है, ये आर्टिकल 35 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि साहब किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी
काम हेतु क्षतिपूर्ति देना। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 34 से जुड़ा हुआ मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ आर्टिकल 34 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्षतिपूर्ति की जो बात है वो बात करती है किसके द्वारा? वो बात आती है कि साहब ये 34 जो है ये इसके ऊपर कानून बना सकता है आर्टिकल 35 के अनुसार संसद। ठीक है, अब यहीं पे बात की गई दूसरी चीज़ की कि संसद और क्या कर सकती है। देखिए आर्टिकल 35 एक चीज़ और कहता है। आर्टिकल 35 कहता है कि साहब संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। जैसे कि अस्पृश्यता की हमने बात की, तो अस्पृश्यता आर्टिकल 17, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध आर्टिकल 23। तो ऐसे अधिकार जिनके लिए दंडित करने की व्यवस्था है, तो ऐसे अधिकारों के लिए कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास होगा। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है, ये संसद के पास है कि वह इसके ऊपर कानून बना सके। तो ये आर्टिकल 35 भी सुनिश्चित करता है कि इन्हें ये अधिकार मिले, संसद को ये अधिकार मिले कि वह इनके ऊपर कानून बना सके। और आर्टिकल 35 में तीसरी चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि उपरोक्त वर्णित जो मामले हैं जिनकी हमने बात की बिंदु 1 और बिंदु 2 में, संविधान के अस्तित्व में आने के समय अगर कोई प्रभावी कोई विधि थी तो वो तब तक ही प्रभावी रहेगी जब तक संसद इसे परिवर्तित ना कर दे, या संसद इसे निरसित ना कर दे, या फिर संसद इसे संशोधित ना कर दे, तब तक ही वह प्रभावी करेगी। अगर उसे संशोधित कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है या फिर परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में संसद द्वारा किया गया वो परिवर्तन मान्य होगा, ना कि पूर्व में बना हुआ कानून। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर सुनिश्चित करता है आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है। तो महत्वपूर्ण नोट डाल के मैं लिख देता हूं कि आर्टिकल 35 करता क्या है। आर्टिकल 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये चीज़ करता है 35। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 34, 35, 33 जिनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। आर्टिकल 33 और 34 जो है वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की बात करते हैं, और आर्टिकल 35 जो है वो मौलिक अधिकारों के प्रभाव की बात करता है। जो विशेष प्रावधान जो है दिए गए हैं संसद को कानून बनाने के, उनकी बात करता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।